जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों आज हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर 2 के बारे में। किस क्लास का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग? क्लास 7 का। दोस्तों हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें एक चैप्टर पढ़ चुके थे जिसमें परिवर्तन के बारे में पढ़ना था। और मध्य युग की शुरुआत जो है 700 से लेकर के फिर उसके बाद 1750 के बीच में जो परिवर्तन हुआ उसी के बारे में हमको इस बुक में अध्ययन करना है। और क्या क्या बदलाव हुई थी पांडुलिपियाँ और जो अभिलेख आगार में जो रखा हुआ था वो कैसे भिन्न हो गए थे, इस तरह से बाकी चीज़ें हम लोग जो है वहाँ पे देख लिए थे। अब हम लोगों को सेकंड में पढ़ना है दोस्तों नए राज और उसके मतलब राजा नए नए हुए और उसके राज कहाँ से कहाँ तक फैले थे, किस राज में हुआ था, उनकी राजधानियाँ कहाँ हुआ करती थी, उसका राजपाट जो वो लोग कैसे चलाया करते थे, इस तरह के चीज़ों का अध्ययन इसमें हम लोग करेंगे। बोल रहा है 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंश का उदय हुआ। तो 7वीं शताब्दी वही 700 से तो इसमें वर्णन है, तो 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंश का उदय हुआ। अगर मानचित्र 1 में यहाँ पे देखिए मानचित्र 1 दे रहा है, बोल रहा है मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में देखा जाए तो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के बीच के शासन करने वाले पूरा जो राजवंश है उसको दिखलाया गया है। तो देख लीजिए, इसे गुर्जर प्रतिहार था, राजपूत था, पाल वंश था, चोल था, चाहवान जिसको चौहान कहते थे, ये सारे जो यहाँ पे राजा थे वो थे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ये राष्ट्रकूट का वंश था, इतना दूर दिया रहा है, ये राष्ट्रकूटों का जो है राज था। और ये चालुक्यों का था, देख लीजिए चालुक्यों का, ये पूर्वी चालुक्य था, ये चोल है, यहाँ पे देख लीजिए इधर चेर है, ठीक है। और यहाँ पे पाल वंश का शासक था, इधर दोस्तों ये गुर्जर प्रतिहार का पड़ जाता है। तो ये सारे चीज़ों में इसमें इसका स्थान बताया गया है कि कहाँ का ये लोग शासन करते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए चाहवान है, जो कनौज वगैरह इसमें एक है, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए गुर्जर, और यहीं पे दोस्तों चंदाल है, चंदेल वंश है। तो आपको लग रहा है ये आपस में ज़रूर लड़ते झगड़ते रहते हों, कितना आसपास बसे हुए हैं लोग। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे पाल है, और यहाँ पे पूर्वी चालुक्य जो बेंगी भी कहा जाता था, यहाँ पे चोल है, चेर है, और इधर दोस्तों देखिए नीचे में पांडे है, पांडव दिखाई दे रहा होगा आपको, आधा नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रकूट था, तो सबसे शक्तिशाली राष्ट्रकूट ही था। तो इसका क्षेत्र इस तरह से था। बोल रहा है कि नए राजवंशों का उदय तो कैसे होता है, यहाँ पे उसके बारे में हमको पढ़ रहे हैं हम। बोल रहा है 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़ी भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। तो जैसा कि आपको बताया गया था पिछले चैप्टर्स में कि इसमें सबसे अधिक जो महत्व बढ़ा वो राजपूतों का बढ़ा। तो जो बड़े भूस्वामी होते थे और योद्धा सरदार थे जिसको कहा जाता था, तो ये लोग योद्धा के लिए ही जाने गए थे, तो वे लोग अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता भी देने लगे थे। और बोला जाता था कि उससे उम्मीद ये की जाती थी कि राजा और स्वामी के लिए उपहार वो लोग लाएंगे और दरबारी में हाजिरी लगाएंगे और सैन्य सहायता भी उन्हें प्रदान करेंगे। तो ये लोग योद्धा थे, तो इसलिए राजा उनसे अपेक्षा करते कि हमको ये सैन्य सहायता प्रदान करेगा और दरबारी में हाजिरी लगाएगा, उसके बाद उपहार भी लेकर के आएगा, क्योंकि वो राजा है ना, मतलब बड़े बड़े भूस्वामी हैं, तो वही ना दान वगैरह दे पाएगा, बाकी जो गरीब वगैरह वो क्या देगा। तो इसलिए इनसे उम्मीद काफ़ी राजा को रहता था। बोल रहा है कि अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी इत्यादि घोषित कर लेते थे। कभी कभी अपने स्वामी का आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। दोस्तों राजा इसको इतना अधिकार दे दिए थे सामंत वर्ग का कि ये लोग कभी कभी क्या करते थे कि मतलब सामंत से अपने आप को महासामंत घोषित कर लेते थे। इतना इनके पास संपत्ति हो जाता है, इतना इसके पास जो संपदा हासिल हो जाता था कि ये महासामंत अपने आप को कर देते थे, या फिर उसको अपने आप को महामंडलेश्वर कह देते, मतलब पूरा मंडल का ही हम ही स्वामी है, तो कह देते थे। और दोस्तों कभी कभी तो ये लोग क्या करते थे कि अपने आप मतलब स्वतंत्र राज का निर्माण कर लेते थे कि नहीं हम अपना अलग काज करेंगे, हाँ हम खुद एक राष्ट्र का जो है राजा बनेंगे, आप लोग अपना संभालो। तो राजा इसको इतना अधिकार दे रहा है, फिर ये राज्य पर ही छुरी चला रहा है, देख रहे हैं। तो यही सामंत वर्ग का था। बोल रहा है कि इस तरह के उदाहरण दोस्तों मिलता है दक्कन के राष्ट्रकूटों का। शुरुआत में जो राष्ट्रकूट था वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ था। तो चालुक्य राजा जो है यहाँ पे देख रहे हैं कर्नाटक के क्षेत्र में चालुक्य होगा, देख लीजिए इधर दोस्तों देखिए चालुक्य था और राष्ट्रकूट। तो कर्नाटक के क्षेत्र में तो नहीं, इधर आंध्र प्रदेश वगैरह करेगा, इधर ही राष्ट्रकूट जो था पहले क्या था कि चालुक्यों का ही जो है अधीन रहा था, मतलब उसके अधीन में ही वो लोग रहता था राष्ट्रकूट। लेकिन बाद में अगर देखा जाए तो वो राष्ट्रकूट जो है चालुक्य से ज़्यादा मतलब शक्तिशाली हो गया। यहाँ पे देखिए इसका दे रहा है, बोल रहा है कि इस कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे, लेकिन 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपनी चालुक्य समामी की अधीनस्थता से इनकार कर दिया था।
तो दोस्तों पहले हम यहाँ पे आपको भी बताया कि फिर बाद में राष्ट्रकूट क्या हो जाता था, शक्तिशाली हो जाता था, हो गया है। तो क्यों हुआ? क्योंकि उसमें राष्ट्रकूट का राजवंश का एक राजा है जिसका नाम है दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग दोस्तों चालुक्य की अधीनस्थता नहीं स्वीकार करता, वो कहता है कि नहीं, हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। वो किस लिए ऐसा किया? तो क्योंकि वो एक अनुष्ठान करवाया था और पता है वो क्या था? मतलब एक हिरण गर्भ को हराया था, मतलब सोने के गर्भ से। हिरण गर्भ मतलब क्या होता है? सोने के गर्भ से। तो उसे हराया और हिरण गर्भ। तो ये किसको हरा दिया? पता है किसको हराया? इसे हरा रहा है दंतीदुर्ग जो है मतलब चालुक्य राजा को हरा देता है और फिर अपना अलग राष्ट्रकूट जो वहाँ पे निर्माण करता है। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसे याजक जन्म तब क्षत्रिय न होते भी क्षत्रिय रूप से में द्वारा क्षत्रियत्व प्रदान कर लेगा। तो दोस्तों जो लोग क्षत्रिय नहीं होते थे ना, वो भी यज्ञ वगैरह करवा करके अपने आप को क्षत्रिय घोषित कर देते थे। मतलब ब्राह्मण अगर यज्ञ करवा करके उसको क्षत्रिय घोषित कर देता था। बोला कि कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल तौर पर कदम्ब, म्यूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। तो एक है कदम्ब, म्यूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार, ये दोनों क्या थे? ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर सशस्त्र का अपना लिया। मतलब कि ये लोग इनको करना चाहिए था क्या? पूजा पाठ करवाना चाहिए था, अनुष्ठान करवाना चाहिए था, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं किए। ये लोग अपने आप को मतलब अपना पेशा छोड़ दिया और शस्त्र का प्रयोग, मतलब योद्धा बन गए और राजा बने। तो गुर्जर प्रतिहार राजा तो है ही और कदम म्यूर शर्मन भी है, तो गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट का ही राजा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है नहीं, गुर्जर प्रतिहार शायद चालुक्य का है। उन्होंने अपने मतलब लेकिन फिर भी वहाँ पे वो राजा बना, अपना परंपरागत जो उसका पेशा था उसे छोड़ दिया। बोल रहा है क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने सफलतापूर्व की इन्होंने मतलब राज की स्थापना भी किया है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए एलोर का एक गुफा दे रहा है, देख लीजिए एलोर के गुफा, उस पर चित्रित जो चित्र दिया गया है उसको दिखाया गया यहाँ पे। बोल रहा है कि विष्णुगुप्त का है, मतलब कि विष्णुगुप्त नहीं, सॉरी, नरसिंह अवतार में जो विष्णु जी अवतार लिए थे उनको दिखा रहा है। तो देख लीजिए इसको थोड़ा सा, एलोरा अभिलेख में इसको दिखाया गया है। तो नरसिंह अवतार में दोस्तों आए थे एक बार विष्णु जी। तो विष्णु का कुल 10 अवतार है, हम लोगों को पढ़ना है 10 अवतार के बारे में। तो ये नरसिंह अवतार है और पीछे हम लोग बराह मिहिर का जो सॉरी बराह अवतार, बाहर अवतार एक के धारण किए थे, तो वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे देखे थे। यहाँ पे दोस्तों राज्यों का प्रशासन कैसे था? तो ये बता रहा है इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधि धारण करते थे। तो ये लोग इतने बड़े बड़े मतलब जितना बड़ा होते नहीं थे उनसे बड़ा तो ये लोग उपाधि धारण करते थे। ठीक है ना, भारी भरकम उपाधि मतलब देख सुनने में बहुत मतलब भारी लगे, जैसा उदाहरण ये लोग जो है मतलब मतलब उपाधि इस तरह से धारण करते थे। जैसे महाराजा धीराज कितना बड़ा लगा, मतलब राजाओं का राजा। और त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब 3 भुवनों का स्वामी। तो 3 भुवनों का स्वामी जिसको त्रिभुवन चक्रवर्ती कहा जाता था। तो ऐसे ऐसे दोस्तों इनकी उपाधियां थी। बोला लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। तो इतने बड़े पहले ही बोले कितने बड़े एक्चुअल में ये लोग थे नहीं, मतलब फिर भी अपने आप को ऐसा समझते थे। इन सभी राज्यों के उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा ये लोग करते थे और उनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। मतलब कहा जाता था कि तुम अपने उत्पादन का एक हिस्सा त्याग दो, मतलब हमें दे दो। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल किया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का दावा करते थे और राजस्व व्यापारी से भी लिया जाता था। तो दोस्तों वो लोग ऐसा उन लोगों को बाध्य किया जाता था कि तुम लोग एक भाग जो है अपने उत्पादन का त्याग दो, लेकिन अगर नहीं करते थे तो कभी कभी उन लोगों से जबरन मतलब लगान के रूप में भी वसूला जाता था और व्यापारियों से भी वहाँ पे राजस्व लिया जाता था। यहाँ पे देख लीजिए राजस्व का कुछ वर्णन दिया है। 400 कर, या क्या है 400 कर? तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल शासक के राजवंश कहाँ पे है? तमिलनाडु में पड़ता था। तो ये सबसे लोकेशन आप लोगों को पता मतलब चलेगा, तो ध्यान देते रहिएगा कहाँ कहाँ क्या क्या लोकेशन है। तो तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा शब्द सूचक मिलते हैं। तो मतलब कर्म नहीं, कर के लिए 400 से ज़्यादा शब्द हैं वहाँ पे। सबसे अधिक उल्लिखित जो शब्द बेटी है, तो बेटी शब्द किसके लिए उपयोग हुआ है? तो ये दोस्तों जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, जिसको हम लोग बेटी कहते हैं। जबरन जो श्रम के रूप में कर लिया जाता था उसको तमिलनाडु में बेटी कहा जाता था। यानी कि जबरन श्रम या कदमाई यानी कि भूस्वामी थे। मकान पर छाजन
डालने पर लगाने वाला कर, खूब खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति के उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगाने वाला कर इत्यादि भी उल्लेख मिलता है। तो सोचिए कैसे कैसे मतलब घटिया चीज़ों पर कर लगाया है। मतलब ये हम तार पर चढ़ रहे हैं या फिर खजूर के पेड़ पर चढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी हमको कर देना पड़ेगा। उसके बाद मकान को हम छाज रहे हैं, छाजन डाल रहे हैं तो उस पर भी कर देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगर पारिवारिक संपत्ति हम अपने अधिकार कर रहे हैं तो उसके लिए भी कर देना पड़ेगा। मतलब संपत्ति हमारा पारिवारिक है लेकिन फिर भी उस पर उत्तराधिकार हासिल करने के लिए हमको कर देना पड़ेगा। तो इस तरह की कर वहाँ पे व्याख्या थी तमिलनाडु में, जो जहाँ पे किसका जो है राज था, चोल वंश का राजवंश था उस समय। तो ये फालतू का कर था, समझ गए ना। ये मतलब फिर भी था और राजा को तो वसूलियाँ तो होती ही थी। ये संसाधन राजा के व्यवस्था के वित्तीय आधार बनते थे। तो लोग वित्तीय आधार बढ़ाते थे अपने, साथ ही मंदिर और दुर्गों के निर्माण भी इस्तेमाल करते थे। तो यही सारे कर लूट लूट करके वो लोग क्या करते थे कि दुर्ग और मंदिर का भी निर्माण करते थे। संसाधन उन योद्धाओं के लड़ने में भी इस्तेमाल किया जाता था जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने से की तथा जमीन के व्यापारिक मार्गों का प्रयोग की संभावना बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रभावशाली परिवार के बीच से की जाती थी। तो जो मतलब जिस गांव में जो लोग ज़्यादा प्रभावशाली है उसका ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, उस परिवार से कोई मतलब पदाधिकारी नियुक्त कर दिया जाता था कि तुम ही उस गांव के पूरे गांव से जो है राजस्व वसूली करोगे। और दोस्तों ये पद जो था वंशानुगत था, मतलब वंशानुगत रहेगा ही क्योंकि वो घर और परिवार जो है हमेशा के लिए उस गांव में प्रभावशाली है तो उसके बेटा का भी प्रभाव बढ़ रहेगा, उसके बाद फिर उसके बेटा होगा तो उसका भी प्रभाव बना रहेगा। तो इस तरह से इसका जो है वंशानुगत तरीके से इस पद का संचालन वहाँ पे होता था। सेना में भी ऐसा ही होता था कि मतलब सेना आज हम सेना है तो कल हमारा बेटा ही सेना बनेगा, फिर परसों हमारा पोता ही सेना बनेगा। तो इस तरह का वहाँ पे सेना की भी व्यवस्था थी, लेकिन ये गलत था दोस्तों। जरूरी नहीं कि हम सेना के लायक हैं तो हमारा बेटा भी सेना के लायक हो ही जाए, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। तो गलत था फिर भी वहाँ पे, लेकिन इस तरह का चीज़ें था। बोल रहा है कई बार राजा के निकट संबंधी ही उन ओहदों पर भी होते थे। इधर एक चीज़ दे रहा है, देख लीजिए। इधर तो कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है। चलिए प्रशस्तियाँ बोल रहा है, प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। बोल रहा है प्रशस्ति जो है उसमें ब्यौरा मिलता है कि सत्य नहीं भी हो सकता। मतलब प्रशस्ति में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दतः सत्य नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मतलब जरूरी नहीं कि वो सत्य ही है, लेकिन ऐसा तो जरूर अनुमान लग जाता है कि शासक अपने आप को कैसे मतलब दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में वे विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई अक्सर प्रशासक की मदद करते थे। यहाँ पे एक नागभट्ट की उपलब्धियाँ दी गई है। नागभट्ट एक शासक था। कई शासकों ने प्रशस्तियाँ ने अपने अभिलेखों को बखान किया है। आपने पिछले साल में जैसे क्लास 6 में हम लोग समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी पढ़े थे। तो संस्कृत में लिखी गई है, ग्वालियर में पाई गई प्रशस्ति जो नागभट्ट का है। नागभट्ट दोस्तों कहाँ से है आपको पता चला? मध्य प्रदेश का क्षेत्र इसका था। और इस प्रशस्ति में प्रहार नरेश और नागभट्ट के कामों का भी वर्णन मिलता है। तो 2 नरेश हैं और कौन है? प्रतिहार नरेश और नागभट्ट। कहाँ से मिला है? ग्वालियर से। ग्वालियर कहाँ में पड़ता है दोस्तों? तो ग्वालियर जो है एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। आंध्र, सैद मतलब सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है। राजा अनेक आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कनौज के शासक चक्रयुध को भी विजित कर लिया था। तो इनके कामकाज का उसमें वर्णन दिया गया है। उन्होंने बंग जो बंगाल का हिस्सा था, अनर्त जो गुजरात का हिस्सा था और मारवा जो मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, किरात जो बनवासी था और तुर्क मतलब तरुस्क जो तुर्क था, बतस और मत्स्य दोनों राज्यों उत्तर भारत के राज थे। बतस और मत्स्य सभी राजाओं को क्या किया था? पराजित किया था। इतने राज को उन्होंने पराजित किया था। कौन? नागभट्ट और प्रतिहार नरेश ने। इनके कार्यों का जो है वर्णन यहाँ पे मिलता है। ये क्या बोल, इसमें अभिलेख ढूंढने के लिए बोल रहा है, मानचित्र एक में ढूंढने का कोशिश करने के लिए कह रहा है कि दूसरे राजाओं में भी इस तरह के दावा करते थे, उनको आप लोग ढूंढिए। और यहाँ पे दोस्तों एक बोल रहा, राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में पुरस्कृत करते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि ब्राह्मण जो अनुष्ठान जो करवाते थे या करवाते थे तो उसके लिए उनको पुरस्कृत मिलता था और राजा उनको पुरस्कार भी देते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने के वालों को दिए जाते थे। तो जो भूमि दिया गया उनको ताम्र पत्र पर भी क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। ये देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है मानचित्र 2 में। चित्र जो है बोल रहा है थोड़ा संस्कृत और तमिल, थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्र का एक संग्रह मिला है। तो ये ताम्रपत्र का संग्रह है, देख लीजिए यही। और इस पर कुछ लिखा गया है, तो कुछ संस्कृत में लिखा गया और कुछ तमिल में लिखा गया है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दी गई मतलब भूमि अनुदान का उल्लेख है। तो जो मतलब ब्राह्मण को भूमि अनुदान जो देते थे उन्हीं का उल्लेख इसमें किया गया है। बोल रहा है दोस्तों कि जिन कड़ियों में पत्र जुड़े हैं उन पर राजस्व मुहर लगे
हैं, जो यह बताने की कोशिश करता है कि यह प्रमाणिक दस्तावेज हैं। तो दोस्तों देखिए, यह प्रकार का जो है मुहर लगा हुआ है, तो यह प्रमाणिक दस्तावेज या प्रमाण उससे होता है। बोल रहा है कि भूमि के साथ क्या-क्या दिया जाता था, तो हम लोग इतना तो जान गए कि क्या होता था कि वहाँ पे मतलब उसको क्या बोलता है, ब्राह्मण को भूमि दे दिया जाता था दान में, लेकिन भूमि के साथ और क्या-क्या दिया जाता था वो यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा है। बोल रहा है चोलों के द्वारा एक भूमि अनुदान तमिल भाग को एक भाग अंश है, मतलब चोलों के द्वारा एक तमिल में एक भाग दे दिया गया ब्राह्मण को। बोला उसने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कटजार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीज़ें थी जैसे फलदार वृक्ष हो गया, पानी ने भूमि, बगीचे, रोदान, पेड़, कुएं, नाल, खाली जगह, खुली जगह जो थे, चारागाह था, एक गांव थी, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, नगर, मछली के तालाब, मधुमक्खियाँ के छत्ते और गहरी झीलें। तो इतने चीज़ें उसके साथ साथ जो वहाँ पे थे न, जिस जिसे वह भूमि मिल जिसे यह भूमि मिलती थी वह इससे कर वसूल सकता था, मतलब कि जिसको भूमि दान में दे दिया गया वो अब वो कर वसूलेगा उस भूमि पर से। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर भी वसूल सकता था। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, अब देखिए कितने चीज़ से कर वसूल रहा है, पान के पत्ता पर भी कर लगा रहा है, उसके बाद बुने गए कपड़ों पर लगाने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर भी वसूलता था। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी मालों पर बड़े कमरे बनवा सकता था, बड़े एवं छोटे कुएं खुदवा सकता था। तो यहाँ पे क्या करा है, पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर भी वो लोग क्या करता था, कमरा बना सकता था या फिर कुआं भी खुदवा सकता था। तो इन लोग को इतना मतलब छूट जगह था, उपहार के भूमि के साथ साथ इतना चीज़ भी उनको छूट दिया जाता था। जरूरी हो सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकता था और सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो, तटबंध का भी निर्माण ये लोग करते थे। बोल रहा है कि 12वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश संस्कृत काव्य की रचना की गई थी जो कश्मीर के शासन करने वाले राजा के इतिहास को दर्ज करता है। इससे कलहन द्वारा मतलब रचित किया है। तो दोस्तों एक बृहद संस्कृत काव्य रचना है कश्मीर के शासन मतलब कश्मीर के राजा का उसमें वर्णन मिलता है। तो एक किसने किया है, कलहन ने रचना की। और दोस्तों कलहन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेज और प्रत्यक्ष दर्शनियों से भी वर्णन किया है और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का भी इन्होंने इस्तेमाल किया। तो इतने सारे स्रोत का इस्तेमाल करके अपना वृत्तांत लिखा कलहन ने। एक याद रखा था दोस्तों, राज तरंगिणी नाम का एक किताब लिखे थे कलहन, याद रखिएगा आप लोग। बोल रहे हैं यहाँ पे कि इतिहासकार समेत अन्य इस स्रोतों का भी इन्होंने इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के अभिलेख से भिन्न यह अक्सर शासक और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं शताब्दी का यह असाधारण ग्रंथ था। तो 12वीं शताब्दी में कलहन ने एक ग्रंथ लिखा था, याद रखिएगा। धन के लिए युद्ध, आपने यह गौर किया होगा कि इसमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष नहीं था, वे दूसरे के क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते रहते थे। तो मतलब क्षेत्र अपना बनाए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरे के क्षेत्र पर जो अधिकार करने का हमेशा प्रयास किया। बोल रहा है कि एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी के कनौज नहर। तो गंगा घाटी के जो कनौज नहर थे, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक नदियों तक कनौज के उत्तर नियंत्रण को लेकर के आपस में लड़ते रहते थे। तो दोस्तों उत्तर भारत को लेकर के वे लोग आपस में लड़ते रहते थे, जैसे राष्ट्रकूट थे या पल्लव थे और गुर्जर प्रतिहार थे, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब प्रतिहार वंश, तो इस तरह से ये तीनों जो आपस में लड़ते रहते थे। क्योंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकार ने इसकी चर्चा जो है त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में कहा था। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट था। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन थे, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, ये तीनों जो पक्षीय संघर्ष इन लोगों में होता रहता था। बोल रहा है कि जैसा कि तुम पृष्ठ में देखे, शासक बड़े मंदिर का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों को प्रदर्शित करने का प्रयास करते थे। तो उन लोगों के द्वारा मंदिर इसलिए निर्माण करवाया जाता था ताकि वो प्रदर्शन कर सके अपना। इसलिए जब वे एक दूसरे के राजाओं पर आक्रमण करते थे तो मंदिर को ही निशाना बनाया जाता था। मतलब हम मंदिर बनवाए और बगल का जो राजा है वो जब हमारे देश पर आक्रमण करेगा, अटैक करेगा, तो हमारे मंदिर पे ही करता, तब ना हम ज़्यादा मतलब ये लड़ाई के लिए हमारे मन में जो है ज़्यादा जो है जुनून आएगा कि नहीं हम क्यों किया, हम इतना मेहनत से बनवाए थे। उसके बाद मेरा उससे मतलब क्या हुआ कि लोगों के बीच भावना का विकास हुआ हमारा, और तुमने उसको ही तोड़ दिया। तो इस तरह से वहाँ पे इसीलिए क्या होता था कि मंदिर पर ही ज़्यादा निशाना बनाए जाते थे, क्योंकि मंदिर का निर्माण भी तो ज़्यादा होता था वहाँ पे सारे राजाओं के द्वारा। तो कभी कभी अधिक संपन्न भी होते थे, और जिसका अध्याय 5 में पढ़ोगे। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ दे रहा है, मानचित्र 1 में कनौज खोजने के लिए बोल रहा है। सुल्तान शब्द का मतलब दे रहा है, सुल्तान शब्द का मतलब होता है कि अरबी भाषा का शब्द, इसका मतलब होता है शासक। तो इसका बारे में आपको पता है कि सुल्तान का मतलब शासक होता है। सुल्तान दोस्तों यहाँ उल्लेख है, इसलिए इसके बारे में दे दिया, तो हम लोग पढ़ लिए। अब बोल रहा है अफगानिस्तान, अभी आपको पता होगा अफगानिस्तान के गजनी, अफगानिस्तान में दोस्तों अभी जो पाकिस्तान सैनिक अपनी मतलब
सैनिक वापस किए तो उसको लेकर के कुछ बहुत सारे वहाँ पे जो तजाकिस्तान का है वो काफ़ी दबदबा बना हुआ है। तो ये करंट का न्यूज़ है बहुत अफ़गानिस्तान में, तो वही अफ़गानिस्तान के यहाँ पे बात कर रहा है। और गजनी का सुल्तान मोहम्मद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो गजनी यहाँ का शासक था, कहाँ का था शासक था, अफ़गानिस्तान का। तो गजनी का सुल्तान मोहम्मद ऐसे शासक में सबसे महत्वपूर्ण था। इन्होंने क्या किया था कि 1030 तक 997 से 1030 तक शासन किया था। अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक किया था इन्होंने। तो दोस्तों देखिए 1997 से लेकर के 1030 तक गजनी अफ़गानिस्तान में शासन किया और इसके नियंत्रण में मध्य एशिया तक इसका भाग शामिल हो गया था। इसके यहाँ पे ईरान और जो उत्तर पश्चिमी इस महाद्वीप का जो भाग था उसमें वो भी यहाँ पे शामिल हो गया था। यह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था और उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर भी शामिल थे। तो दोस्तों गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया था, तो आपको पता है कि कितना लूट लाट करके वो ले गया था सोमनाथ मंदिर पर से, ठीक है ना। तो इसका हर साल दोस्तों हर वर्ष वो उपमहाद्वीप पर जो है अपना हमला कर देता था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ था। तो उन्होंने बहुत वैभवशाली राजधानी बनवाई थी जो गुजरात से सोमनाथ से लूट करके ले गया था। वो मंदिर पे ही सोमनाथ की जो मंदिर थी उस पर मतलब आक्रमण कर दिया था। सुल्तान मोहम्मद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। तो मतलब जो लोगों को जीता था उसके बारे में जानना चाहता था। उससे अल बरूनी नामक के विद्वान को एक उपमहाद्वीप को लेखा जोखा करने का काम सौंपा गया था। तो अल बरूनी दोस्तों इसी के मतलब शासन का इसी मतलब समानांतर है, जैसे 10वीं शताब्दी के समानांतर समझ लीजिए। तो इसको दोस्तों लेखा जोखा का काम वहाँ पे दिया गया था कि जिससे हम हाराए हैं, जिससे हम जीते हैं, उसका वर्णन तुम करो, हम जानना चाहते हैं। उसकी कृति एक है किताबुल हिंद। तो किसका? अल बरूनी की किताब है किताबुल हिंद। आज के इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत ये प्रदान करता। अल बरूनी ने इस तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों के परामर्श भी लिया है। तो याद रखिएगा अल बरूनी की किसकी रचना थी कि किताब उल हिंद की रचना की थी, जो यह एक जिससे पता चलता है कि गजनी जो अफगानिस्तान का शासक था और उसने गुजरात वगैरह को और कहाँ तक ईरान तक के क्षेत्र को जो उन्होंने विजित कर लिया था। बोल रहा है युद्ध करने वाले दूसरे राजा में जो था वो शाहबान था। पहले त्रिघ संघर्ष देख लिए थे और यहाँ पे अब चाहवान आ जाता है जो बाद में चौहान के रूप धारण कर लेता है। चौहान उसी को कहा जाता था जो चौहान बाद में कहलाए। उसका नगर की अगर बात करें तो आमतौर पर दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन करते थे। बट उन्होंने पूर्वी और पश्चिम की ओर जाने के नियंत्रण का विस्तार करना चाहा था, लेकिन गुजरात के चालुक्यों को पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वाल की टक्कर लेनी पड़ी थी। तो दोस्तों उन्होंने सोचा कि हम पूर्व और पश्चिम की ओर नियंत्रण कर विस्तार का मतलब जाएं, लेकिन वहाँ पे क्या था कि गुजरात था, चालुक्य था गुजरात में, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कौन था? गढ़वाल था। तो इनसे टक्कर लेने पड़ा। तो चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था पृथ्वीराज तृतीय था। दोस्तों यहाँ पे देखिए कहानी अब इंटरेस्टिंग होने जा रही है। यहाँ पे तो मतलब पूरा डिटेल तो नहीं दिया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत ओवरऑल दिया होगा। दोस्तों ये सब कहानी बहुत दिलचस्प है, ठीक ना। लेकिन अभी हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये सब कहानियाँ पढ़ने के लिए हमको मतलब पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए ओवरऑल, फिर आपको आगे की किताबें में ज़रूर एनसीईआरटी में ही मिलेगी। बोल रहा है कि अ, यहाँ पे चौहान का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था चौहान वंश का, वो था पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय बहुत प्रसिद्ध है, तो इसको आप लोग पता होना चाहिए आप लोगों को। इसका शासनकाल दोस्तों 1168 से लेकर के 1192 तक था। इन्हें मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था। तो देख रहे हैं मतलब इसी ने मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज तृतीय ने। लेकिन फिर दूसरे साल 1952 में जो है इसको इसी के हाथे हार भी गया था। तो दोस्तों इसी को कहा जाता था तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध का नाम आप लोग सुने होंगे। तो 1191 में दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में सेकेंड युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो और किस लिए हुआ था अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन मतलब इतना जान लीजिए कि तराइन का ही युद्ध था। मतलब 1191 में, 1192 में सेकेंड युद्ध था। और किसके किसके बीच युद्ध लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। तो मोहम्मद गौरी सबसे पहले जो है पराजित हो जाता है पृथ्वीराज तृतीय से 1191 में, लेकिन फिर दोबारा 1192 में जो है मोहम्मद गौरी मतलब पृथ्वीराज तृतीय को ही पराजित कर देता है। और यहाँ पे दोस्तों चोल शासक के बारे में दे रहा है कुछ, देख लीजिए। तो नज़दीक से एक नज़र डालने के लिए बोल रहा है चोल शासक के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए चोल शासक है, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु की तरफ के क्षेत्र में है, दक्षिण भारत में। और गंगावादी है, उमैर, मदुरई, पांड्य, सब इसके बंगी सब इसके क्षेत्र हैं। और अरैवर में ताज
तो इस तरह से दोस्तों चोल राज के बारे में पढ़ने के लिए यहाँ पे बोल रहा है और उसके पड़ोसी के बारे में हम लोगों को जानना है। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? बोल रहा है कि कावेरी डेल्टा जो है वहाँ के मुट्टियार नाम का प्रसिद्ध एक छोटा सा मुखिया परिवार के सत्ता थी। तो एक छोटा सा मुखिया परिवार का सत्ता रहता है, उसका नाम रहता है मुट्टियार, और ये कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के माथत थे। तो ये पहले पल्लव के माथत थे, याद रखिएगा। जो चोल राजा थे पहले पल्लव के माथत थे। उरैयान के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयवालों ने 9वीं शताब्दी के मध्य में मुट्टियारों को हरा करके इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया था। तो हुआ क्या कि चोल वंश जो था वो यहाँ के मुट्टियारों को हरा करके वहाँ पे कावेरी नदी पर वहाँ पे मतलब कि कब्जा कर लिया, और फिर वहाँ तंजावुर शहर का निर्माण कराया और निशुंभ सुंदरी देवी का भी मंदिर बनवाया था। निशुंभ सुंदरी से देवी का मंदिर बनवाया कौन? चोल। विजयालय के उत्तराधिकारी ने अशोक ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज अपने क्षेत्र में फिर मिला लिया और दोनों रूपों में बढ़ता गया। फिर दक्षिण में और उत्तर में पांडव और पल्लवों ने इसके राज्य को हिस्सा बना लिया। मतलब कि फिर क्या क्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पल्लव को भी हराया चोल ने और पांडव को भी, और फिर अपने राज में इन्होंने मिला लिया। राजा राज प्रथम सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। 958 मतलब 85 में राजा बना था। तो सबसे प्रसिद्ध शासक अगर पूछे आपको चोल वंश का तो राजा राज प्रथम है। और इनका इसने कब राजा बना था? तो ये 985 में राजा बना था। इसमें ज़्यादातर क्षेत्र अपने नियंत्रण का विस्तार किया और उसके साम्राज्य का प्रशासन को पुनर्गठित किया। लेकिन राजा राज प्रथम के जो पुत्र होते हैं वो राजेंद्र प्रथम होते हैं और उनकी नीतियों को जारी रखते हैं ये। और गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया और अभियानों के लिए जनसेना भी इन्होंने बनाई थी। भव्य मंदिर और कांस्य निर्माण मूर्तिकला का बात कर रहा है। राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े बड़े मंदिर जो है यहाँ पे उत्कृष्ट का एक चमत्कार है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोगों को याद रखना चाहिए, नोट कर लीजिए। बोला जाएगा कि तंजावुर या गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? तो इन्होंने चोल वंश के द्वारा ही बनवाया गया था, जिन्हें राजा राज प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनवाया गया। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन जाते थे और शिल्प उत्पादन का भी ये लोग केंद्र बन जाते थे। मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न की हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों को निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके काम में रहते थे, जैसे पुरोहित हो गया, मलाकार हो गया, बचारवी, मेहतर, ये सारे लोग वहाँ पे थे। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो था गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर है, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए गंगई चोलपुरम का मंदिर है। बोल रहा है छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है, देखिए नीचे से चौड़ा है, ऊपर जाते हुए दोस्तों पतला होता गया है, तो इसको बताने का प्रयास कर रहा है, उस पर गौर करने का प्रयास कर रहा है। और बोल रहा है कि बाहरी दीवार को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं आकृतियाँ की गई उन्हें देखिए। तो जिसको दोस्तों बाहर से सजाने के लिए पत्थर की आकृतियाँ की गई है तो उसको देखने के लिए बोला। देख रहे हैं ये बाहर से सब सजाया गया है पत्थर से, ठीक है इसको, तो काफ़ी आकर्षक दिख रहा है दोस्तों, और ऊपर की ओर ये पतला होता हुआ गया है। तो ये है गंगई कोंड चोलपुरम की मंदिर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे। मंदिर जो था दोस्तों वो सिर्फ पूजा आराधना के ही नहीं, वहाँ पे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र था। तो था ही दोस्तों, जैसे क्योंकि राजा को भी आक्रमण करना है तो मंदिर पे ही कर देते थे। सांस्कृतिक जीवन भी था ही, सामाजिक भी था। तो इस तरह से वहाँ पे शारीरिक जुड़े हुए थे, सिर्फ पूजा आराधना की ही स्थान नहीं थे। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों का विशिष्ट स्थान, जैसे कांस्य की मूर्तियाँ प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार का सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये लाइन, चोल की जो कांस्य मतलब प्रतिमाएं हैं संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमा में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं जो देवी देवताएं की ही मिली है, लेकिन कुछ प्रतिमा भक्तों की भी मिली है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक प्रतिमा दे रहा है, यह दोस्तों चोल साम्राज्य की प्रतिमा है। यहाँ पे इसका वर्णन दिखाया गया होगा, देखिए। कृषि और सिंचाई, चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में नए विकास के माध्यम से संभव हुई है। मानचित्र 2 में देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी लीचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है और शाखाओं में पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता की मुहैया करवाती है। तो ऐसे ही बात है, कावेरी नदी जो है उधर बंगाल की खाड़ी तरफ, तो उसका वर्णन यहाँ पे कर रहा है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे क्षेत्र में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। ये तमिलनाडु की बात कर रहा है जो पहले ही विकसित वहाँ पे हो गई थी कृषि। बोल रहा है कि 5वीं और 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर जो है खेती शुरू हो गई थी। इस इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना और कुछ क्षेत्रों
कुछ दूसरों इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना, डेल्टा क्षेत्रों के बढ़ने को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे। और बोल रहा है कि पानी में खेतों तक ले जाने के लिए वहाँ पर नहर भी बनवाया गया था और कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसल भी उगाई जाती थी। और दोस्तों एक देख लीजिए, एक कांस्य प्रतिमा चोल की है, कितनी सावधानी के साथ इसे अलंकृत किया गया है, किस तरह बनाई जाती होगी, इसको देख लीजिए किस तरह यह अलंकृत किया गया होगा। ये कहाँ का है? चोल साम्राज्य का है, ठीक है ना। तो कांस्य के लिए सबसे प्रसिद्ध है पूरे संसार में, याद रखिएगा, चोल राजवंश। अब यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए हैं, कुछ अन्य जगहों पर बारिश के पानी भी इकट्ठा करने का विशाल सरोवर बनाया गया है। स्मरण रहे कि सिंचाई के कार्यों में योजना की जरूरत होती थी। श्रम और संसाधन को विकसित करना, इस कामों को देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिलवाई। तो यहाँ पे एक देखिए जल द्वार के द्वारा बोल रहा है कि तमिलनाडु के द्वारा जल द्वार यहाँ पे ये दिखलाया गया है। बोल रहा है हौज में नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए जो क्या किया जाता था कि नियंत्रण किया जाता था। इस पानी के खेत सींचे जाते थे। इस पानी से क्या किया जाता था? खेत को सींचा जाता था। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी और धातु बांध के जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों के नहरों से दर प्रवाह को संचालित करता था। मतलब कि जितना चाहिए उतना ही जाने देता था, वहाँ पे संचालक पूरी तरह से नियंत्रण करता था। यही था जल द्वार। अब यहाँ पे देखिए साम्राज्य का प्रशासन किस तरह से था। प्रशासन किस प्रकार संगठित थी। किसानों की बस्तियाँ जो ऊर कहलाती थी, तो पीछे में लोग पढ़े किसान की बस्तियाँ ऊर कहलाती थी। सिंचाई खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गए थे। इस तरह से गाँव के समूह को नाडु कहा जाता था और ग्राम परिषद तथा नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय काम भी करते थे। बेल्लाह जाति के भी धनी किसान को केंद्रीय चोल शासक की देखरेख में नाडु के काम को अच्छा खासा नियंत्रित हासिल था। तो बेल्लाह जात के एक धनी किसान था, उसको भी दोस्तों यहाँ पे कामकाज का काफ़ी अच्छा नियंत्रण था। उसमें कई धनी भूस्वामी चोल राजाओं के समान रूप से बेदलन 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाले बेलन या किसान अरैयार जैसे उपलब्धियां दी है और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुवैद बेलन जो थे और मतलब तीन राजाओं को एक ही बार में सेवा कर रहे थे, तो इनको ऐसा मतलब उपाधि दिया जाता था। एक्चुअल में वो कर नहीं रहे थे, लेकिन उपाधि ऐसा दे दिया गया है कि हाँ जैसे ये उपाधि का नाम है अरैयार और मुवैदबेलम, ये उपाधि दिया गया है राजा के द्वारा भूस्वामियों को, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब उपाधि दिया जाता था ताकि भूस्वामी जो है खुश हो जाए और उनको लगे कि मतलब नहीं, हमको इतना बड़ा बड़ा उपाधि राजा के द्वारा दिया गया, मतलब हम कोई खास आदमी है। फिर उसको राजा को जो है मतलब काफ़ी इज्जत प्रतिष्ठा मिले और उसको राजकीय पद भी जो है सौंपते थे राजा लोग। बोला कि भूमि का प्रकार। चोल अभिलेखों में भीम के विभिन्न काटियों को उल्लेख किया गया, जैसे बेलन बगाई जैसे गैर ब्राह्मण किसान की भूमि, जो जैसे दोस्तों जो मतलब गैर ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण नहीं थे, उसके किसान स्वामी की जो भूमि थी वो था बेलन, उस भूमि को कहा जाता था बेलन बगाई। और एक ब्राह्मण देव था, तो जो उपहार में इसको दिया गया था ब्राह्मण को, उसको ब्राह्मण देव कहा जाता था। और साला भोग क्या था? तो साला भोग दोस्तों मतलब कोई विद्यालय के लिए रखा गया हो, उसको साला भोग कहा जाता था। और एक था ये ज़मीन का नाम दे रहा है सब कि किस तरह से वहाँ पे ज़मीन का नाम अलग अलग जैसे उपहार में दिया गया, तो उस ज़मीन का नाम कर दिया गया ब्रह्मादेव। और पहले वही गर्भ ब्राह्मण के मतलब हिस्से में था, तो उसको बेलन गाय कहा गया। उसके बाद फिर अगर उसको भी उसी ज़मीन को विद्यालय के लिए रखा गया, तो उसको साला भोग कह दिया गया। तो एक ही ज़मीन को अलग अलग नाम भी दे दिया जाता था समय के अनुसार, जैसा वहाँ पे किया जाता था। बड़ा देवदान दोस्तों तिरुनमटुकनी मंदिर के उपहार, जो मंदिर के लिए उपहार दिया जाता था उसको देवदान कहते थे, मतलब देवी के लिए दान कर रहे हैं, या फिर उसको तिरुनमटुकनी भी कहा जाता था। पलिचंदम कहा जाता था, जो मतलब जैन संस्था के लिए दान दिया गया हो, तो उसको हम लोग वहाँ पे कहा जाता था चंदम। तो इस चोल वंश में ऐसा वर्णन मिलता है। हमने देखा है कि ब्राह्मणों के समय समय पर भूमि अनुदान ब्रह्माद्य प्राप्त हुआ, मतलब ब्रह्माद्य मतलब वही जो भूमि इसको अनुदान में दिया गया वही। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई थी। तो ब्राह्मण इसको हिस्सा मिलता था, धीरे धीरे बस्तियां यहाँ पे विकसित होने लगी। ब्राह्मण की क्या करते, जमीन को लेकर के अपना घर मेरे बना कर वहाँ पे स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिए, बस्ती बना ली।
बोल रहा है प्रत्येक ब्रह्मादे की देख रेख मुख्य ब्राह्मण स्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। तो एक सभा इन्होंने बना दी थी और उसको देख रेख उसके द्वारा की जा रही थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इसके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों के पत्थर की दीवार पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते हैं। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारी के संघ की अक्सर शहरों में प्रशासकीय कार्य स्थापित थे। दोस्तों ये सब चीज़ हम पहले ही पढ़े, जैसे उर था, उर उसको ग्रामीण सेवा को कहा जाता था, वो पिछले अध्याय में भी हम लोग पढ़े थे। पिछले मतलब क्या बोलता है, पिछले क्लास 6 में भी मतलब कि कहने का मतलब पढ़े थे। और यहाँ पे एक नगरम जो था व्यापारियों का संघ था, तो उसको अभी हम लोग क्लास 6 में पढ़े ही थे। तो उनको अक्सर शहरों में प्रशासनिक काल के लिए जो उनको संपादित किया जाता था। अब यहाँ पे आते हैं तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त एक अभिलेख है, जिसमें दोस्तों सविस्तार वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणों का सभा संगठन कैसे करता था। तो सिंचाई का कामकाज, बाग बगीचों, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। तो सभा के बारे में बता रहा था कि कैसे उन लोग जो है संगठन करते थे। तो अलग अलग यहाँ पे समितियां बनाई जाती थी, और अलग जैसे बाग बगीचा के लिए है तो अलग समिति है, सिंचाई के लिए अलग व्यक्ति का मतलब मंत्री है, उसके बाद फिर मंदिरों की देखरेख के लिए अलग है। तो इस तरह से वहाँ पे वो लोग बनवाया करते थे। बोल रहा है दोस्तों कि उनकी सदस्यता जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन पर रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट दिलवाने के लिए कहा जाता था। यहाँ पे एक लिखित सामग्री दे रहा है, देख लीजिए। बोल रहा है उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता क्या थी। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जो भूस्वामी वसूलता हो, मतलब जो राजस्व वसूलता हो। उसके पास अपना घर होना चाहिए और उसकी उम्र कम से कम 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए। उनको वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों में अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार भी उनको होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। तो दोस्तों देखिए वहाँ पर बहुत सख्त कार्रवाई था। बोल रहा है जिसने अपने और अपने संबंधियों को खाते जमा नहीं करवाए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। और आज ही तरह जैसे दिवालिया है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो वहाँ पे भी ऐसा वर्णन मिलता है। अभिलेखों में राजाओं और शक्तिपूर्ण पुरुषों में जानकारियाँ मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी में तमिल कृति पेरियापूर्णम के उद्धृत है। तो पेरियापूर्णम के क्या उद्धृत है वो हम लोग जरा पढ़ लेते हैं, देख लिए जी। बोल रहा है कि अडनूर के सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अड़ा पड़ा पुआला एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और बिल्ला प्रतिष्ठित समाज के मार मानते थे लोगों का एक छोटा सा पुरबा था, जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। तो इनको दोस्तों मतलब बहुत अलग माना जाता था पुआला को, जैसे बहुत छोटा समझा जाता था इन लोगों को। तो वे लोग यहाँ इसका एक पूर्वा था, छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी और यहाँ पे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के चमड़ी के पट्टी से घिरा हुआ था, ठीक है ना। तो पट्टियों से झोपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गे मुर्गियों झूले में झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे का कंगन पहने हुए थे, तो कंगन जो है लोहा का पहने हुए रहते थे। छोटे पीलों को उठा ये पीछे मतलब उछलते चले रहते थे। मारूद पेड़ों की छाया एक मजदूरनी में अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ से भी उसकी शाखाएं पर नगाड़े लटके हुए और नारियल के पेड़ के नीचे जमीन के बने दोनों छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतियां पिल्लों के दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कगनी वाले मुर्गों ने पाँव फटने से पहले तगड़े फुहैया मतलब पुआला का बहुवचन पुलयार है को दिन के काम पर जाने को हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कुर्ती लहरदार बांगों वाली पुराला स्त्रियों को गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैली थी। तो इस तरह को वहाँ पे जीवन का कुछ वर्णन दिया है। अब दोस्तों एक तांग वंश का युग जो चीन में हुआ था उसका यहाँ पे दे रहा है। पीछे जो हम लोगों का देता था अन्यंत्र में जो देता था वही यहाँ पे दे रहा है, ठीक है ना। और इसको आप लोगों को ढूंढना है। चीन में तांग राजवंश का शासक था, ठीक है ना। आज से लगभग 300 साल वर्ष पहले की अगर बात करें 7वीं से 10वीं सदी तक, तो वहाँ पे तांग वंश का उदय था चीन में। इसकी राजधानी शियान दुनिया का सबसे बड़े नगर में एक थी। शियान पहले था और दुनिया में सबसे बड़ी नगर से एक था वहाँ पे, जिसका राजधानी था तांग राजवंश का, जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरियाई
आया जाया भी करते थे। त्वांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। मतलब वो कि त्वांग साम्राज्य में क्या होता था कि पहले परीक्षा होता था, उसके बाद वहाँ पे नौकरशाही की नियुक्ति की जाती थी। ऐसे नहीं था कि जिसको चाहे नियुक्त कर दिए, उसके लिए पहले सबसे पहले परीक्षा देना होता था। इस परीक्षाओं के लिए हर व्यक्ति मतलब इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था, जो इच्छुक है वो बैठ सकता था वो उस परीक्षा में। अधिकारियों के चयन के लिए यह व्यवस्था कुल बदलाव के साथ 1911 तक कायम भी रही है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं में व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी, उसको यहाँ पे पूछ रहा है। तो भिन्न थी दोस्तों, यहाँ पे वंशानुगत था लेकिन वहाँ पे परीक्षा के माध्यम से मतलब ये लिया जा रहा है, नियुक्ति किया जा रहा है, तो काफ़ी भिन्न है ना। तो ये दोस्तों चैप्टर तो आज ख़त्म हो गया यहाँ तक, और वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो गया, आप लोग ऊब जाएंगे आज पढ़ते पढ़ते। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को यहाँ छोड़ देते हैं और इस चैप्टर को समय न रहते हुए अब एंड करते हैं, ताकि आपको पढ़ने में मुझे बोरिंग ना महसूस हो ना। तो आज आप लोग तो हमको गाली दे रहे होंगे कि 1 घंटा का वीडियो बना देती है ना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।